नमस्कार, एनबीटी में आपका स्वागत है। मैं हूं सनोज गौतम। आपके लिए लेकर आया हूं नया एपिसोड पर्दे के पीछे कार्यक्रम का। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस पर्टिकुलर कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं कुछ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय इंपॉर्टेंस के जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उसके बारे में हम इस पर चर्चा करते हैं यहाँ पर, और आपको बताते हैं कि आपके लिए जो खबर ज्यादा जरूरी है उसे आप किस तरीके से आसानी से जान सकते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे एनालिस्ट ए.के. मिश्रा मौजूद रहेंगे। ए.के. मिश्रा, जिनको आप बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर डेली डिबेट में देख सकते हैं, एक एक्सपर्ट पैनलिस्ट, एनालिस्ट और बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में अपना दमखम दिखाने वाले, अपनी बात को बेबाकी से रखने वाले ए.के. मिश्रा जी हमारे साथ आज मौजूद है। ए.के. मिश्रा जी, आपका स्वागत है एनबीटीवी पर्दे के पीछे में। थैंक यू सनोज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। और आपके सारे दर्शकों का जो आपके इस प्रोग्राम को देखते हैं, उनका इंतजार करते रहते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। तो ए.के. मिश्रा जी, मेरा सबसे पहला सवाल जो आज का है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, आज हमारा जो मुद्दा है वो चालाक चीन के बारे में है। जैसा कि अभी पिछले एक हफ्ते से हमने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि चाइना को भूल गया था, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब जो चाइनीज जो फौज है जो बॉर्डर से थोड़ा सा पीछे चली गई है, तो अब चीन चालाकी नहीं दिखाएगा और सारी चीजें अब ठीक हो जाएंगी। तो जैसा लोगों को लग रहा था वैसी चीजें नहीं हो रही है। चाइना ने जो विवादित क्षेत्र है वहां पर अपनी 40,000 फौज को भेज दिया है, और अगर बात करें फिंगर 4, फिंगर 6 की, तो वहां पर अभी भी तनावपूर्ण स्थितियां हैं। कई लेवल्स की डिप्लोमेटिक बैठकें हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसका कोई परिणाम नहीं निकलता दिख रहा है। यहाँ तक कि जो कोर कमांडर की जो बैठक होती है वो भी 4 बार हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस है। आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए, इसको विस्तार पूर्वक बताइए कि जो चालाक चीन है इससे हम कैसे निपट सकते हैं और हमें इसको कैसे पटखनी देनी होगी। देखिए सनोज, वर्बली एग्री कर रहा है कि हाँ हम डिसएंगेजमेंट करेंगे, लेकिन ग्राउंड पे उसके एक्शंस कुछ और हैं। उनकी तस्वीरें हमें सैटेलाइट वगैरह से मिल रही हैं, तो पता चल रहा है कि कहीं वो और अपने आप को मजबूत कर रहा है, सैनिक बढ़ा रहा है। देखिए, चीन से कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, चीन को समझने की जरूरत है। चीन एक अजगर या सांप की तरह है। सांप यानी किंग कोबरा का आप एग्जाम्पल लीजिए। आपने पिछले 1-2 एपिसोड के पहले आपने बात की थी आर्ट ऑफ वॉर की किताब की। पूरी दुनिया उसकी बड़ी आजकल गुणगान कर रही है। अब थोड़ा हम भारतीय युद्ध कला को देखते हैं कि जहां पे आपका विरोधी, आपका दुश्मन ऐसा हो। चीन बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। चीन करता क्या है, देखिए, गोलियां नहीं चल रही हैं। चीन अपने आप को इतना पावरफुल बोलता है, लेकिन गोलियां नहीं चल रही हैं। तो इसका मतलब है कि फुल फ्लैग वॉर अभी करने की उसकी नीयत नहीं है। रीजन चाहे जो हो, चाहे वो वैश्विक माहौल को देखते हुए शांत है। अगर इतनी उसकी महत्वाकांक्षा रही होती तो फुल फ्लैग अटैक करके भी वो जो है मतलब कब्जा कर सकता था, या किसी भी देश की अगर मैं बात करूं। लेकिन वो फुल फ्लैग अटैक भी नहीं कर रहा है। तो ये जो होती है, ये छद्म युद्ध होती है और गोरिल्ला युद्ध होती है। और हम लोगों के यहाँ वार स्ट्रेटजी में एक स्ट्रेटजी होती है, स्नैक चार्मर की स्ट्रेटजी। अजगर को कैसे पकड़ा जाता है और सांप को यानी कोबरा वगैरह को कैसे पकड़ा जाता है, दोनों की स्ट्रेटजी डिफरेंट है। कोबरा को जब भी पकड़ा जाता है, यानी सामने से जब दुश्मन अटैक करने वाला हो, ललकार के अटैक करने वाला हो, तो उसको गर्दन से पकड़ा जाता है, यानी फ्रंटल कन्फ्रंटेशन वहां पे होता है। लेकिन अगर अजगर होता है तो अजगर गर्दन से नहीं पकड़ते हैं। अजगर को कंट्रोल करने के लिए उसकी पूंछ पकड़ करके उठा लेते हैं। अजगर और मगरमच्छ, ये दोनों चीजों की ये है, तो वो एकदम इनएक्टिव हो जाते हैं। उनका सारा जो बल होता है वो, उनकी सारी होशियारी खत्म हो जाती है। 2-3 चीजें मैं बताऊंगा। चाइना की ये स्ट्रेटजी शुरू से रही है, छकाने वाली स्ट्रेटजी। कि आप सोचते हो कि यहाँ का मामला निपट गया तो कहीं 100, 200, 500 किलोमीटर दूर या दूसरे एरिया में वो प्रोवोक कर देगा आपको। वो वहां पे इंटर करके कुछ एक्टिविटी करना शुरू कर देगा। अब देखिए, पानी जो है नाक के ऊपर से निकल गया है। बार बार ऐसा करने पे भी चाइना जो है मना, अपने आप को मना नहीं कर रहा है, कंट्रोल नहीं कर रहा है। कोई भी ट्रीटी वैश्विक लेवल पे किसी भी संस्था या नियम को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि ये विलफुली कर रहा है। ये लड़ाई एक पेशेंस वाली होती है और सठे साठ्यम समाचारित। युद्ध को कैसे निपटा जाए, युद्ध को कैसे जीता जाए, हमारे यहाँ भी हर काल खंड में युद्ध की नीतियां रही हैं। कृष्ण की नीति सबसे बड़ी युद्ध नीति रही है। देखिए, इसमें करना यह है कि जैसे को तैसा, जैसे चीन कर रहा है,
चीन वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वेट एंड वॉच की स्थिति में कि वो जो है प्रोलॉन्ग्ड वे में काफी लंबे समय तक आपको छका करके, परेशान करके थका देना चाहता है। तो इसमें चाहिए ये कि पेशेंस के साथ और अलर्ट होकर के हम अपने मुद्दों पे, अपनी जमीन पे डटे रहे पूरी तैयारी के साथ। और जैसे चाइना कर रहा है हमें भी प्रोवोक करना चाहिए। अगर चाइना क्लेम करता है कि यहां तक हमारा है, तो हमारे स्ट्रेटजिस्ट को भी बोलना चाहिए कि चाइना के बाप दादाओं ने चाइना की दीवार इसलिए बनवाई थी क्योंकि दीवार के केवल उस तरफ तक, जहां दीवार है, दीवार के केवल उस तरफ तक चाइना है। दीवार के इस तरफ अगर चाइना वाले क्रॉस कर ले तो वो तो चाइना की जमीन ही नहीं है। तो हम भी क्लेम कर सकते हैं चाइना के 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर अंदर की है, हमारी है। एटलीस्ट दुश्मन को छकाना, मेंटली और फिजिकली परेशान करना अगर चाइना कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए और दूसरे देशों को भी करना चाहिए। इंडिया क्यों नहीं करता है ये भी आप समझ लीजिए। इंडिया कुछ वैश्विक जो नैतिकता होती है, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, दुनिया में बहुत सारी चीजों को मानना पड़ता है। उस नैतिकता, उस दबाव के कारण जो है इंडिया ऐसा नहीं करता है। लेकिन पानी जब नाक के ऊपर हो जाए तो मैं बोलूंगा कि जिस तरीके से चाइना प्रोवोक कर रहा है, कभी अंदर घुसता है, तो ऐसे ही हम लोगों को भी करना चाहिए। वही देखिए, वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो कोई ऐसा डिमार्केशन नहीं है कि ये फिक्स है। अगर चाइना बोलता है कि अगर हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट अभी फिक्स नहीं हुए हैं, कोई ऐसा लाइन नहीं है कि जिसको डिसाइड कर सकें, तो हम भी ये चीज उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जिसको आप मानते हो 20 किलोमीटर अंदर तक हम बोल सकते हैं। हमारे पास भी ऐसे पुराने साक्ष्य हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य है। देखिए, सांड को सामने से पकड़ना ही पड़ेगा। तो दो ही स्ट्रेटजी है कि आप अपनी जगह पे डटे रहिए, अलर्ट होके पूरी तैयारी के साथ। और जिस तरीके से दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, वो अगर 10 जगह पे इंक्रोचमेंट कर रहा है तो आप 25 जगह पे इंक्रोचमेंट करिए, ताकि उसको भी ये चीज पता चले। और चारों तरफ से जितने भी मित्र देश हैं, चारों तरफ से ये चीज उनको करनी चाहिए। जी बिल्कुल। एक मिश्रा जी, मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि देखिए, बैठकों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। जितने भी जो कमांडर लेवल की जो मीटिंग है वो भी चल रही है, डिप्लोमेटिक मीटिंग भी चल रही है। लेकिन जिस तरीके से चाइना वहां पर अपनी आर्मी भेज रहा है और चाइना बिल्कुल ये दिखा रहा है कि वो युद्ध के लिए तैयार है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो युद्ध करने की परिस्थिति में होगा, क्योंकि अगर ऐसा करता है तो उसको इकोनॉमिकली इसका काफी घाटा होगा। लेकिन भारत की अब क्या रणनीति हो सकती है? एक आपने बताया कि हम भी जाके ऐसे क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि भारत के बारे में कहा जाता है कि हमारे देश ने कभी भी जाके किसी भी देश के ऊपर अतिक्रमण नहीं किया, तो अब जो आप बोल रहे हैं वो कितना फीजिबल है? और वही मेरा दूसरा सवाल भी इससे संबंधित है। जैसा आपने कहा कि जितने भी जो हमारे जो मित्र देश है उनके साथ में बात की जाए और दबाव बनाया जाए, तो अमेरिका बखूबी अपना रोल निभा रहा है। अमेरिका के हॉस्टन में वहां पर उन्होंने चाइनीज कॉन्सुलेट को बंद भी कर दिया, और उसके बाद भी ये जो साउथ चाइना सी है यहाँ पर भी यूएसए भारत का साथ दे रहा है। तो ऐसे और कौन से देश है जिसे अगर हम बात करें कि रशिया, वो भी शायद कहीं ना कहीं चाइना का ही समर्थन कर सकता है, और ऐसे कौन से देश हैं जो आके भारत का साथ देंगे और चाइना पर दबाव बनाएंगे, और क्या रणनीति सरकार को अपनानी चाहिए, आप हमें बताइए। देखिए, दो तरीके के देश होंगे। एक तो जो भारत के फेवर में होंगे, क्लियरली भारत के फेवर में होंगे। दूसरे ऐसे होंगे जो भारत के अगेंस्ट होंगे। तीसरे कैटेगरी के वो देश होंगे जो डायलेमा में रहेंगे, भारत की तरफ जाए या चाइना की तरफ जाए। और चौथे ऐसे देश होंगे जो न्यूट्रल रहेंगे अगर वार होती है। जैसे न्यूट्रल कंडीशन की मैं आपको बता दूं तो रशिया, अगर चाइना और इंडिया की वार होती है तो रशिया डेफिनेटली जो है मिलिट्री वे में अगर देखा जाए तो वो न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि रशिया भी जो है चाइना से बहुत परेशान है। अभी चाइना ने उनके एक शहर व्लादिवोस्तोक के ऊपर क्लेम किया था कि ये तो हमारा है। इसके पहले भी मैं आपको एक इतिहास बता देता हूं चाइना का। जो लोग आर्ट ऑफ वार की तारीफ करते रहते हैं, जब निकिता खुर्शचेव वहां के राष्ट्रपति थे रशिया के, तो चाइना इसी तरीके की हरकत करता था। ये एक हिस्ट्री है और डॉक्यूमेंटेड है। वो कहीं जाकर के जो है क्लेम कर लेता था, चौकी बना लेता था। निकिता खुर्शचेव ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी एटॉमिक मिसाइलें तान दी थी, और जितने भी उस वक्त के ये माओ वगैरह इनके जो लीडर थे, माओ त्से-तुंग वगैरह जो भी उस वक्त के इनके राष्ट्रपति थे, डर के मारे जान बचाने के लिए सब जाके बैरक में छुप गए थे। बैरक में छुप जाने का मतलब कि कहीं एटम बम का परीक्षण न हो जाए इनके ऊपर।
मैं आपसे एक सवाल और यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि देखिए, अगर हम बात करें अपनी नौसेना की, वायुसेना की, या फिर हम रफाल विमान की बात करें, या और भी जितने भी सामान, सज्जो सामान की जो बात है, वो सारी चीजें सर्दियों का ख्याल रखते हुए कि आने वाले समय में सर्दियां आने वाली है, 6 महीने टेंशन भरे हो सकते हैं, तो पहले ही सरकार ने वो सारे कदम उठा लिए हैं, और सरकार भी पुरजोर अपनी कोशिश कर रही है कि अपने सैनिकों के लिए कोई भी समस्या ना हो, क्योंकि अभी जैसे ही मौसम बदलेगा, सितंबर के बाद में जैसे ही मौसम बदलता है, वहां पर टेम्परेचर -50 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो उस स्थिति में भारत की स्थिति मजबूत हो, इसके लिए वायुसेना, नौसेना और हमारी जो आर्मी है वो अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सरकार ने एक प्रोएक्टिव रोल वहां पर निभाया है। तो आपको लगता है कि आप उससे सहमत है कि ये सारी चीजों से हम उसको पटकनी दे पाएंगे? समझ, देखिए, कई लोग जबरदस्ती के डाउट क्रिएट करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। सियाचिन जहां हमेशा ही -40 -50 डिग्री का सेंटीग्रेड रहता है और हमारी सेना वहां ऑपरेट कर रही है। अगर हम सियाचिन में इफेक्टिवली ऑपरेट कर सकते हैं तो इसका मतलब है टैक्टिक्स, मैकेनिज्म और इक्विपमेंट हमें पता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके लिए हम पहले से रेडी हैं। माउंटेन ब्रिगेड वगैरह जो बनी थी और आईटीबीपी वगैरह जो बनी थी, वो पहाड़ी इलाकों को देख के बनी थी, और पहाड़ी इलाकों की एक ही चुनौती होती है, स्पेशली बर्फबारी के टाइम में। तो जो इक्विपमेंट होते हैं, जो मशीन्स वगैरह होते हैं, वो इस चीज के लिए भी होती है। आपने बर्फबारी और पहाड़ी एरिया की बात की है, तो मैं आपको एक हिस्ट्री की बात मुझे याद आ गई। सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी जब रशिया के ऊपर अटैक किया था, तो वो हारा ही था सर्द मौसम के कारण, बर्फबारी के कारण। उसके पीछे कारण था, रशियन मिलिट्री बर्फबारी के माहौल में रहती थी और उसमें लड़ने के लिए उनके पास स्केट्स वगैरह ये सब चीजें थी, फैसिलिटी थी, उस तरीके के शूज वगैरह थे। जर्मन आर्मी के पास ये सारी चीजें नहीं थी, तो बर्फबारी के टाइम पे जहां बर्फ पड़ी थी, उनकी इफिशियंसी कम हो गई, उनके टैंक और जवान फंस गए और उनको डिफीट जो है वहां पे खाना पड़ा। वो डिफीट हो गए जो है रशियन से, जबकि रशियन कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, वो मौसम के कारण वहां पे दे गॉट डिफीटेड बाई रसिया। इंडिया इस चीज को जानता था, हिली एरिया में बर्फबारी के टाइम पे कैसे लड़ना है, उसके लिए इंडिया बहुत तैयार है। देखिए, जबरदस्ती का किसी चीज को हाइप बनाना। मैं एक चीज और बोलता हूं, आपके पास बहुत ज्यादा साजो सामान है, ये भी युद्ध में कोई जीत की गारंटी नहीं होती है। जीत की गारंटी, युद्ध में जीत के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं, और छोटे छोटे ऐसे फैक्टर होते हैं। मैं इतिहास की एक बात बताता हूं। नेपोलियन बोनापार्ट जब अपना वाटरलू का युद्ध हारा था, तो उसके पीछे कारण क्या था, आप गूगल पे सर्च करिएगा, एक टर्म डालिएगा, नेपोलियन हेमोराइड। यानी नेपोलियन को उस वक्त हेमोराइड यानी पाइल्स की प्रॉब्लम थी, और इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि उस प्रॉब्लम के कारण वो घोड़े पे ठीक से बैठ के अपनी सेना का संचालन नहीं कर पाता था। उसी लड़ाई की एक और खासियत बात बताता हूं कि दोनों सेनाएं, उसमें से एक सेना ऐसी थी जो नंगे पांव थी, यानी कमजोर थी। नंगे पांव होना कमजोरी का लक्षण था। लेकिन दूसरी जो है, जो सेना थी, वो बूट वूट एकदम पहन के सैनिकों के ड्रेस में थी। ये एक दूसरी लड़ाई की मैं बात बता रहा हूं। वहां पे क्या हुआ, लड़ाई के पहले मैदान में बारिश हो गई और कीचड़ हो गया। जब कीचड़ हो गया तो जो सैनिकों के बूट थे, उनके लिए उनके जान का जंजाल बन गए। वो बूट के कारण कीचड़ में फंस जाते थे, वो लड़ ही नहीं पाए। भारत में भी ऐसी लड़ाई हुई है, जहां हाथी को लेकर सिकंदर और पोरस की जो लड़ाई है, वो बोला जाता है कि हाथी वापस घूम गए थे अपने ही राजा की तरफ, भगदड़ मचा दी हाथियों ने अपनी ही सेना को रौंद दिया। तो देखिए, जो लोग ये बोलते हैं कि चाइना की इकोनॉमी इतनी है और चाइना के पास हवाई जहाज, फाइटर प्लेन ज्यादा है, सैनिक ज्यादा है, आई रियली डैम बॉदर, आई डोंट बॉदर फॉर ऑल दीज थिंग। वॉर का मैकेनिज्म अपना अलग ही होता है। बिल्कुल। देखिए मिश्रा जी, मेरा अगला जो सवाल है वो चाइना की एक्सपेंशन थियरी, जिसके बारे में मैं अक्सर आपसे सवाल पूछता हूं, और इसकी जो विस्तारवादी नीति है उसके ऊपर भी मैं आपसे पूछता रहता हूं लगभग कि इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। जैसे कि अभी आप एक इसकी जो पॉलिसी है, जिसको ये पाम और 5 फिंगर के नाम से बोलता है, कि इसका जो पाम है, जो इसने भी हत्या लिया है, लेकिन अगर वहीं पर बात की जाए दूसरी तरफ, तो ये अपनी 5 फिंगर्स में ये लद्दाख को, नेपाल को, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन 5 जगहों को और हथियाने की बात करता है, क्योंकि इसका जो आइडिया है ग्रेटर चाइना का, जो पहले कभी ये लोग टैक्स वसूली किया करते थे, तो उसके बारे में इनको लगता है कि, और ये इनकी आज की नहीं, 1949-50 की पॉलिसी है, तब से लेकर अब तक इनकी जो नीयत है वो इन्हीं 5 जगहों को हथियाने की है। तो आप बताइए कि भारत इसकी कमर कैसे तोड़े और चाइना को
कैसे इसके चाइना को कैसे एक अच्छा लेसन सिखाया जा सकता है, जबकि व्यापार तो अभी भी चल रहा है, इंपोर्ट अभी भी हो रहा है लगातार चीजें, क्योंकि हमारी जो दवाइयां हैं, हमारी जो और जरूरतमंद जो हमारी चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं, वो अभी भी चाइना से आ रही हैं। तो हम इससे कैसे लड़ाई कर सकते हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ व्यापार भी लगातार चल रहा है। देखिए, चाइना को जब भी सबक सिखाया गया है, एक उदाहरण दूंगा। आजकल जहां ये उइगर मुसलमानों का पूरा एरिया है, वो एक्चुअली मंगोल का एक हिस्सा था, जिसको चाइना ने यही चीज बोल के हमारा हिस्सा है। कभी उन्होंने 10,000 साल पहले, 2,000 साल पहले का इतिहास दिखाया, फालतू का झूठ मूठ का दिखाया कि ये हमारा हिस्सा है। मंगोलों ने बहुत अच्छा इनका ट्रीट किया था, ये इतिहास की बात है। इन्होंने अपनी दीवार उवाल बनाई थी, मंगोल लोग उसको भी फांक के गए। चाइना बार बार इतिहास में भी ऐसे ही करता था। मतलब ये बात है, जब मंगोल और चाइना की लड़ाई हुई थी, वो मंगोलों के साथ भी ऐसे ही करता था, छुटपुट जाके अटैक करना। मंगोलों ने ठाना, जैसे रशिया ने ठाना था कि इसको एक फाइनल कर देंगे, मंगोलों ने ठाना और दीवार को फांक करके, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसको बोला जाता है, उसको फांक करके गए। और वहां जाने के बाद उन्होंने बड़ी पिटाई की थी इनकी। देखिए, दो चीजें हैं, चाइना हर दिन बहुत इतिहास में ऐसे पढ़े, ये जो आप बताते हैं ना कि आर्ट ऑफ वॉर, ये आर्ट ऑफ वॉर नहीं है, आर्ट ऑफ गेटिंग डिफीट इन वॉर। चाइना ने जितने लड़ाइयां लड़ी हैं, 100 लड़ाइयों में से 90 लड़ाइयों में उसको डिफीट हुई है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, चाइना को आज उसने बोला कि ये जो आप बता रहे थे कि तिब्बत उसका जो है पाम है और वो 5 फिंगर है, कल को वो बोलेगा दिल्ली भी हमारी है, कल को बोलेगा यूपी भी हमारा है, कोई ना कोई। परसों वो ये बोल देगा कि हमारे पूर्वज वेंसांग यहाँ भीख मांगने आए थे और पढ़ने के लिए आए थे, तो जहां जहां वो गए थे वो चाइना है। देखिए, ऐसी बेवकूफी वाली चीजों का एक ही इलाज होता है कि उसका जबड़ा तोड़ा जाए। जिस तरीके से वो परेशान कर रहा है, दुनिया को बोलना चाहिए कि चाइना की ऐतिहासिक बाउंड्री केवल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उसके आगे या बाहर की जितनी चीजें हैं वो चाइना की नहीं है, वो दूसरे देशों का है। और इस तरीके से प्रेशर बनाना चाहिए। सठे साठे समाचार है तो 360 डिग्री एंगल जो मैंने बोला, वैश्विक समुदाय भारत के साथ है। उसके बाद इकोनॉमिक अटैक होने चाहिए, और वो हो ही रहे हैं, धीरे धीरे करके चाइना को अब सबक आ रहा है। अकेले चाइना अगर कंटेंट हो जाएगा, जब वार होती है तो हर तरीके की वार होती है, साइकोलॉजिकल वार, डायरेक्ट वार की अगर मैं बात छोड़ दूं तो साइकोलॉजिकल वार भी होती है। साइकोलॉजिकल वार में भी चाइना पिछड़ता जा रहा है, खुद उसी के देश के लोग कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं उनके एक्शन के कारण। तो मैं समझता हूं कि 360 डिग्री ऐसे दुष्ट देश के साथ हर तरीके की नीति लगानी चाहिए, कर छल बर और चारों तरफ से लगानी चाहिए। तो उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ये तभी जाके, मैंने आपको इतिहास बताया, रशिया को इसने इसी तरीके से परेशान किया था। निकिता क्रुश्चेव वहां के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने फाइनल कर दिया था, और डर के मारे वहां के जो इनकी ये चाइना के जो ये नेता माने जाते हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, डर के मारे पतलून गीली हो गई और ये अपने सारे नेताओं के साथ जा करके एंटी जो है एटॉमिक बंकर में जो है जाकर के ये लोग छिप गए थे। तो चाइना को इसी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, सांप की तरह इसकी पूंछ पकड़ करके हवा में आप लटका दीजिए, ये कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए मिश्रा जी, मेरा अब एक आखिरी सवाल आपसे है। हमारे दो पड़ोसी मुल्क हैं, चाइना और पाकिस्तान, और दोनों ही अक्सर भारत को एक ईस्ट से और एक नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ से भारत को परेशान करता रहता है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब डबल फ्रंट से युद्ध होगा, जब भारत को एक तरफ से चाइना और दूसरी तरफ से पाकिस्तान घेरने की कोशिश करेगा, तो उससे भारत को कैसे लड़ना होगा, और क्या ये आसान होगा भारत के लिए कि जहां पर एक बॉर्डर पे आप एक बहुत बड़ा बॉर्डर हम चाइना के साथ में, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ में शेयर करते हैं, तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इन दो देशों के साथ में लड़ना और उनके साथ में जीतना कितना मुमकिन है, और भारत को इसके लिए क्या स्ट्रेटजीज, क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, सिचुएशन थोड़ी टफ हो सकती थी, लेकिन इसके लिए भी हम प्रिपेयर्ड है। हमारे सेनाध्यक्ष ने पहले ही बोला था कि 2.5 फ्रंट पे वॉर लड़ने के लिए हम तैयार हैं। कहने का मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों की सामरिक शक्ति को मिला करके हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। राफेल वगैरह जो आ रहे हैं, जो इतने चेंजेस हो रहे हैं, वो दोनों देशों की शक्ति को एक साथ देखते हुए ही हमारी तैयारी हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ जंग के मैदान ऐसे होते हैं जहां जाकर के बहुत बहादुर सेना भी बड़ी कमजोर हो जाती है। जैसे अभी एक न्यूज चली थी कि पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चाइना ने 1.5 लाख अपने फौज को उतार दिया है।
मैं बोलता हूं इस युद्ध, अगर युद्ध ना हो पहले, लेकिन अगर पीओके से युद्ध होगा, सॉरी पाकिस्तान और चाइना से युद्ध होगा, तो पीओके में ही ये लोग ज्यादा एक्टिव होंगे और पीओके में हमारा एज रहेगा। उसका रीजन है 70 सालों का हमारा इतिहास है। पीओके के एक एक गली और एक एक दर्रे को, एक एक जो है वहां के पहाड़ और पौधों को हमारी सेना पहचानती है, हमारी महारत है। तो पीओके जो होगा वो चाइना की कब्रगाह बनेगा। मैं आप अगर पीओके से इन्होंने शुरू किया, वहां पे हमारी महारत है, हमारी टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक दोनों क्षमताएं और ग्राउंड जीरो पे वार लड़ने की क्षमता वहां पे बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज है, अब जो युद्ध होगा, पहले तो युद्ध में पैदल सेना का यानी थल सेना का ज्यादा रोल होता था, रोल अभी भी है, लेकिन अब ये रोल सरपास कर दिया गया है टेक्नोलॉजिकल वीपन्स, एयरफोर्स और नेवी के रोल से। देखिए, हिंद महासागर के थ्रू हमारी नेवल एज बहुत जबरदस्त है, चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ ही। पहली चीज तो ठीक है, हम वहां पे बढ़त बना रहे हैं, और उसके साथ एयरफोर्स की अगर हम बात करें, चाइना के साथ हमारी जितनी भी बाउंड्री लगती है, चाइना का बेस्ट फाइटर प्लेन भी ड्यू टू सर्टेन नेचुरल बैरियर्स के कारण वहां पे थोड़ा वीक हो जाता है। और हमारी एयरफोर्स जो फर्स्ट अटैकिंग, किसी भी देश की एयरफोर्स ही फर्स्ट अटैकिंग होती है उनको तबाह करने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है तबाह करने के लिए। और किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तबाह होता है तो उसका मोराल टूट जाता है। पैदल सैनिक बहुत तेजी से आत्मसमर्पण भी कर देते हैं और भाग खड़े भी होते हैं। इसका एग्जाम्पल 1971 के उसमें हो गया था। 1971 में जो सरेंडर हुआ था उसके पीछे की एक मेन जो है मैं रोल बताता हूँ। वहां पे गवर्नर हाउस था, वहां पे उस वक्त के जो पाकिस्तान के गवर्नर थे वो मीटिंग कर रहे थे। इंडियन एयरफोर्स ने इतना सटीक निशाना लगा के वहां पे बम्बार्डिंग की, वो एकदम दहशत में आ गए, बोले कि इनको यहाँ पे भी पता है। गवर्नर ने दूसरे दिन ही अपने पद से जो है रिजाइन दे दिया। ये एयरफोर्स की ताकत है, मिसाइल्स की ताकत है। तो युद्ध का जो निर्णायक भूमिका जो निभाएंगे वो आपके मिसाइल्स निभाएंगे, आपके फाइटर प्लेन्स निभाएंगे। मिलिट्री थल सेना जो है वो अटैकिंग और सपोर्टिंग रहती है, लेकिन नेवी और एयरफोर्स जिसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर सैनिकों की संख्या देखी जाए तो लगभग वो बराबर रहेगा। बराबर ऐसे रहेगा कि हमारे देश के 20 जवान और उस तरफ के 100 जवान, यानी 1:5 का रेशियो है। उनके तरफ अगर जो है 50 जवान है तो हमारे तरफ जो है केवल 10 जवान ही काफी है। तो वो संख्या, देखिए क्वांटिटी पे कभी मत जाइए। मॉडर्न वॉरफेयर में क्वांटिटी डज मैटर, लेकिन पाई चार्ट में उसका परसेंटेज बहुत कम होता है। क्वालिटी इज मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट। क्वालिटी स्ट्रेटजी, क्वालिटी टैक्टिक्स, क्वालिटी वेपनरी और उसके साथ साथ क्वालिटी मैकेनिज्म वगैरह, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब वो 1-to-1 वाली फाइट होती नहीं है कि तलवारबाजी लेके दो लोग लड़ रहे हैं तो जो मजबूत है वो जीतेगा। ठीक है कि मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितने भी जो बारीक बिंदु थे उसके बारे में हमें जानकारी दी। आपने ये भी बताया कि अगर 2 फ्रंट वॉर होता है तो भारत उसमें कैसे लड़ेगा और कैसे जीत भी सकता है। वही आपने ये भी बताया कि जो चाइना की जो मंशा है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि चालाक चाइना, तो जो चालाक चाइना है उससे निपटना भारत को भली भांति आता है। और अगर हम बात करते हैं कि जैसे हमने कहा था कि आर्ट ऑफ वॉर की, तो हमारे पास में आर्ट ऑफ वॉर का भी बाप चाणक्य है। तो चाणक्य का असली इस्तेमाल करके, चाणक्य नीति का और जो भारत की जो संस्कृति रही है और जो यहाँ पर हमारे जो ग्रंथ है उससे जो हम सीख सकते हैं, उन सभी का इस्तेमाल करके हम इस युद्ध को जीत सकते हैं और पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं, उसको उसकी असली औकात दिखा सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देखिए, दुनिया में गोरिल्ला युद्ध जो खोजा गया था वो शिवाजी महाराज थे। शिवाजी महाराज की सेना बहुत कम थी, बहुत छोटी छोटी टुकड़ियों में थी। तो छापामार युद्ध पद्धति या गोरिल्ला युद्ध पद्धति अपना करके, और वियतनाम और अमेरिका के वार में भी अमेरिका अगर नहीं जीत पाया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आर्ट ऑफ वार बहुत बड़ी चीज है, चाइना कोई सुपर हीरो है। हमारे पास और दूसरे देशों के पास भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद देखिए मिश्रा जी। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही हमारे कार्यक्रम पर्दे के पीछे में आए, और जिस बेबाकी से आप अपनी राय रखते हैं वो काफी लोगों को पसंद आ रहा है। और देश विदेश से कई लोग हमें पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि जो आपके जो विश्लेषक हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से इस बात को रखते हैं और हमें उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो हम आशा करते हैं आप ऐसे आते रहिए और हमारा ज्ञान वर्धन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देखिए मिश्रा जी। थैंक यू सनोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एनबीटीवी। मैं आपके लिए फिर लेकर आऊंगा पर्दे के पीछे एक नया एपिसोड, और आपको बताएंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में वो जानकारियां जो आपके लिए बहुत जरूरी है। एनबीटीवी देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको
इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वीडियो।